स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ उसका नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम फ्योल के 7 प्रिंसिपल्स लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हमने 8th प्रिंसिपल से स्टार्ट करना है एंड द 8th प्रिंसिपल इज ऑर्डर। बेटा यहाँ पे ऑर्डर का मतलब बच्चे समझते हैं टू गिव द कमांड। ऑर्डर का मतलब क्या? ऑर्डर देना। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देना नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर मीन्स देयर शुड बी प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी सारी चीजें एक ऑर्डर में होनी चाहिए जिससे कि हमें कोई भी चीज ढूंढने में ना तो अपना टाइम वेस्ट करना पड़े और ना ही रिसोर्सेज को वेस्ट करना पड़े। दैट इज ऑर्डर। समझ आया बात? तो देखो क्या लिखते हैं यहाँ पे, इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड बट इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ men एंड मटेरियल। सबकी एक ऑर्डरली प्लेस होनी चाहिए, दैट इज फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वर्कर नीड्स any tool, then he must know in which box or in which tool room it will be found. If no fixed place is given, then the worker will waste his time and energy. Is it clear? समझ आ गया प्रिंसिपल सबको? हाँ जी। Yes sir. Next principle number 9 is centralization and decentralization. ध्यान से समझेंगे बेटा, centralization and decentralization. सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम काम को कुछ लोगों के हाथ में सौंप दे, जब पावर्स कुछ ही लोगों के हाथ में हो, डिसीजन मेकिंग पावर, तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रलाइज्ड। और जब काम या पावर लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। हम अगर हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो बैंकिंग स्ट्रक्चर आज भी सेंट्रलाइज्ड है। आप देखते हैं, सॉरी, बैंकिंग स्ट्रक्चर इज डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज क्यों है? क्योंकि उसमें पावर जो है, डिसीजन मेकिंग पावर, वो लोअर लेवल तक आती है। लोअर लेवल कैसे? आप जो ब्रांच मैनेजर समझते हैं वो कौन से लेवल पे होगा? वो लोअर लेवल पे आता है ब्रांच मैनेजर, उससे ऊपर आता है जोनल मैनेजर, उससे ऊपर आता है सर्कल मैनेजर और उसके ऊपर आता है सेंट्रल मैनेजर। तो ये जो मैनेजर है, क्या ब्रांच मैनेजर को कुछ पावर्स होती है या नहीं होती है? कुछ एक लिमिट तक लोन दे सकता है ब्रांच मैनेजर। अब मान लो 1 लाख से 5 लाख तक का लोन दे सकता है। 5 लाख से ऊपर का लोन लेना है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है। 5 लाख से 50 लाख तक, 50 लाख से 5 करोड़ तक उससे ऊपर, और 5 करोड़ से ऊपर वो सीनियर लेवल देता है, बिल्कुल टॉप लेवल। तो जब आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इवन टू द लोअर लेवल, इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड। और जब पावर सारी टॉप लेवल अपने ही हाथ में रखे तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज होना? बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी ना तो सेंट्रलाइज होना चाहिए ना ही डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कि जो मेजर डिसीजन है वो टॉप लेवल ले और जो रूटीन डिसीजन है वो लोअर लेवल को लेने की पावर देनी चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू concentration of authority in few hands at the top level. Decentralization refers to distribution of power at every level of management. Full stop. According to Fayol, company must not be completely centralized or decentralized, but there must be the combination of both depending upon the size of the organization. For example, the major decision activities and strategies can be centralized, but the activities of routine work such as purchase of raw material must be decentralized. Is it okay? Next is unity of direction. बेटा unity of direction का मतलब क्या है? कि हर काम हर एम्प्लॉय कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, हर काम एक एम्प्लॉय कर रहा है और हर एम्प्लॉय की बैकग्राउंड अलग अलग है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको ये बताना चाहिए, although you are working in different departments, but your work should be in one direction. आप सबका काम एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, that is towards achievement of organizational goals. देखो हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, बट अगर वो ऑब्जेक्टिव्स अपने ही सोचता रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचेगा, देन ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट ग्रो। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी देन एम्प्लॉइज कैन नॉट ग्रो। तो उन्हें बताना चाहिए
their objective should be in one direction, that is unity of direction. समझ आ गई बात सब बच्चों को? तो आप इसे रीड आउट कर लेंगे, सिंपल सा प्रिंसिपल है. नेक्स्ट इज द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इसका मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना. सबऑर्डिनेशन का मतलब किस चीज को सबऑर्डिनेट यानी जूनियर करना. किसको सबऑर्डिनेट करने को बात बोल रहे हैं? एक मिनट. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. बेटा इधर देखेंगे बेटा सब बच्चे प्लीज. हर इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का कुछ इंटरेस्ट होता है. Yes, sir. आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपका कुछ इंटरेस्ट होगा कि मुझे सैलरी चाहिए, मुझे रेपुटेशन चाहिए, कुछ भी. ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ इंटरेस्ट होगा, Yes, sir. उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल इंटरेस्ट. कह रहे हैं आप अपने इंटरेस्ट को क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट. किसके कंपैरिजन में? जनरल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में. आप जनरल इंटरेस्ट पे फोकस करें, आपके इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे. आप ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, आपका प्रमोशन या बोनस कुछ ना कुछ मिलेगा, तो आपके अपने इंटरेस्ट खुद ही फुलफिल हो जाएंगे. तो ये प्रिंसिपल कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इस प्रिंसिपल में एक्चुअल में लिखा क्या है? कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, हर एक के अपने इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के अपने इंटरेस्ट है. अगर वो दोनों इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर दोनों के इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. बट इफ इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्कर आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, देन मैनेजर मस्ट रिकंसाइल. रिकंसाइल का मतलब होता है ठीक करे. मस्ट रिकंसाइल द इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि उनके एफर्ट को ठीक करे और उसे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ मूव कराए. समझ आ गया? ये एज इट इज वर्ड टू वर्ड यही लिखा है. क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन. नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा? स्केलर चेन. बेटा स्केलर चेन का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो बेटा, ये स्केलर चेन का डायग्राम है, पेपर में बहुत बार आता है स्केलर चेन. देखो बेटा, एक सीनियर है ए, उसकी दो चेन ऑफ अथॉरिटीज है, बी सी डी ई. कोई प्रॉब्लम नहीं. एल एम एन और ओ. देखो बेटा इधर ध्यान से समझेंगे. ए हैज टू लाइन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज ए कैन कम्युनिकेट विद बी सी डी ई एंड ही कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद एल एम एन ओ. जब इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंस में चले फ्रॉम सीनियर टू जूनियर, देन इट इज नोन एज स्केलर चेन. अगर ई ने ओ से कांटेक्ट करना है तो वो क्या फॉलो करेगा? बी सी बी ए, फिर ए इनसे बात करके फिर आपस में डिस्कशन होता है. दिस इज नोन एज स्केलर चेन. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट टू सीनियर इज नोन एज स्केलर चेन. बट समटाइम स्केलर चेन इज अ लेंथी प्रोसेस. पर कभी कभी क्या होता है? ये लेंथी प्रोसेस बन जाता है. सो सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैज टू बी पास्ड, इट गेट्स डिलेड. कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और वो पास करनी है तो वो डिले हो जाती है. सो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी केस में इफ ई कॉन्टैक्ट्स विद ओ डायरेक्टली, दिस इज नोन एज गैंग प्लैंक. इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक. जब इमरजेंसी के केस में एक सबऑर्डिनेट शॉर्टकट फॉलो करके दूसरे सबऑर्डिनेट से डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा तो उस सिचुएशन को बोला जाता है गैंग प्लैंक. पेपर में यही आता है, व्हाट इज गैंग प्लैंक. ठीक है, समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन. बस बेटा, यहां पे डिसिप्लिन का मतलब क्या है ध्यान से समझेंगे. डिसिप्लिन जब भी मैं बच्चे से पूछता हूं तो बच्चा कहता है सर रूल्स एंड रेगुलेशन, या
या फिर हम क्या कह सकते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में काम करना। यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन तो है, पर उसके अलावा एक चीज और है, वो क्या है, दैट इज फुलफिलिंग द कमिटमेंट्स। जो कह दिया उस बात को पूरा जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल पेपर में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है वो क्या कहते हैं, एक फर्म में 2 वर्कर है या 4-5 वर्कर, 10 वर्कर, जितने भी वर्कर है वो काम कर रहे हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है। उसके मैनेजमेंट ने वर्कर से बात करी और वर्कर को कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस में चल रही है, इसको रिकवर कराने के लिए आप लोगों को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, तो प्लीज कोऑपरेट करें और शायद हम आपको सैलरी भी ना दे पाए, पर अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर गई हम आपकी सैलरी डबल कर देंगे या हम आप सबको बोनस दे देंगे। वर्कर ने ये बात सुनी और उन्होंने सोचा और सोच के उन्होंने काम किया, डबल शिफ्ट में काम किया, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन बढ़ाई, सेल बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर गई, लॉसेस से प्रॉफिट में आ गई, तो वर्कर ने अपना कमिटमेंट फुलफिल कर दिया। बट मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सैलरी डज नॉट इंक्रीज देयर सैलरी एट ऑल। तो इस केस में कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो गया, द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन वायलेटेड बिकॉज मैनेजमेंट हैज नॉट फुलफिल्ड हिज कमिटमेंट। तो जब कमिटमेंट की बात भी आएगी तब भी हम कौन से प्रिंसिपल को बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। समझ आ गई बात, एक बार इसकी एक लाइन पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। डिसिप्लिन रेफर्स टू जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। Discipline does not only means rules and regulation, but it also means developing commitment in the employees towards organization as well as towards each other. क्या आप committed रहेंगे towards organization as well as towards each other? Clear? वो example जो आपको बताया वो नीचे given है। Next is last principle, authority and responsibility. 14th principle is authority and responsibility. बेटा ये प्रिंसिपल क्या कहता है, आप सब जानते हैं। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन टू डू द असाइंड टास्क, ऑब्लिगेशन टू डू द असाइंड टास्क, जो काम मिला उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन टू डू द असाइंड टास्क। ध्यान से सुनना, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। आपको एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, आपको स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे जो रिजल्ट्स हैं नेगेटिव आने वाले। क्यों? क्योंकि आपको पावर्स तो दे दी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ दी नहीं, तो क्या करेंगे आप, कोई काम नहीं होने वाला, इट विल ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। ठीक है। एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, टीचर को कह दिया कि आपकी जिम्मेदारी है दिसंबर तक सिलेबस कराना, लेकिन किसी बच्चे को कुछ नहीं कहना, ना मारना, ना डांटना, ना उसके घर फोन करना, क्या काम समय से पूरा हो पाएगा? तो एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी विल नॉट अलाउ द वर्कर टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। समझ आ गई बात? तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेस है और अथॉरिटी नहीं है तो काम समय से नहीं होगा, और अगर अथॉरिटी एक्सेस है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इट विल ब्रिंग द नेगेटिव रिजल्ट। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। तो हमारे 14 के 14 प्रिंसिपल्स आज एंड अप होते हैं। इसकी जो बचते हैं अब सिर्फ 2 टॉपिक, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।